आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और चूंकि बात पर्सनल लॉ से शुरू हो रही है, मैं सोचकर कुछ और आया था बातचीत करने के लिए, लेकिन आप सबों की बातों को सुनकर लगा कि वास्तव में एक टेलीविजन एंकर की भूमिका यहाँ भी निभानी चाहिए। मैं आप सबों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूँ और अपने आप को एक डेविल्स एडवोकेट, शैतान के पैरोकार के तौर पर प्रस्तुत करूंगा। सवाल आपके हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद इन सवालों से आप खुद अपना जवाब ढूंढ लेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें पर्सनल लॉ की, संविधान के तौर पर हमें यह आज़ादी है हर धर्म को कि वह अपने पर्सनल लॉ को अपने हिसाब से उसका पालन करे, और इसके बारे में कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। जब तक इस देश में संविधान है तब तक उसे लेकर कोई अड़चन आ नहीं सकती। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई तो उसकी मंशा क्या थी? मंशा ये है कि जब समाज और लोकतंत्र इतना मजबूत हो जाए कि वो खुद इस तरह से धर्म के आधार पर बंटने के बजाय एकजुटता की तरफ आगे बढ़े, तो शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार किया जा सकता है। और शब्दों को मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं, शायद विचार किया जा सकता है। और ऐसे में सरकार को शायद ये बहुत पहले या शायद बाद में कभी भी पहल करनी चाहिए और विचार मंथन होना चाहिए इस बारे में कि क्या हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि आप किसी आदमी को उसके धर्म के पालन से अलग कर रहे हैं? क्या आप किसी आदमी को उसके धर्म से जुदा कर रहे हैं? क्या आप किसी आदमी को उस धर्म को आगे बढ़ाने या उस धर्म के प्रोपोगेट करने, प्रोफेस करने, उसकी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने में गतिरोध पैदा करते हैं? जहां तक मेरी समझ है या संविधान के सलाहकारों की समझ है, ऐसी बात नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ 4 मुद्दों पर आता है: तलाक, इनहेरिटेंस, उसके साथ साथ शादी, और किस तरीके से आप समाज को चलाते हैं। इसमें से सिर्फ 3 चीज महत्वपूर्ण है जिस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी देश में लागू किया जाए, अमली जामा पहनाया जा सकता है, और वो है शादी, तलाक, इनहेरिटेंस। अगर देखा जाए तो किसी भी देश में आप चले जाइए जो कि हम आज उसे विकसित देश कहते हैं, आप रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, आप कई अन्य देशों की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, कहीं भी तमाम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्योंकि इन तमाम चीजों पर एक समान विचार होते हैं जिसमें हर व्यक्ति के लिए एक राय होती है। आपके पास तरीका है जिसके जरिए आप शादी कैसे करें, क्या करें, इस पर बात नहीं होती। बात यह होती है कि आप शादी अपने धर्म के अनुसार करें, लेकिन उसमें किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज तलाक आप अपने हिसाब से करें, लेकिन वहां पर भी आप महिला के हक को या महिला पुरुष के हक को उसका हस्तांतरण ना करें। और इनहेरिटेंस, कौन संपत्ति कैसे किसके पास पहुंचेगी, इसके बारे में कानून सरकार बना देती है। यही 3 मसले होते हैं। लेकिन इन 3 मसलों को अगर हम बहुत ही अलग तरीके से देखें तो शायद उस पर बहस हो सकती है। इसलिए मैं आपके सामने ट्रिपल तलाक की बात रखता हूं। चलिए माना कि मोदी सरकार यह कह रही है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर विचार होना चाहिए, लेकिन क्या हम इस बात को भूल जाते हैं कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अभी चर्चा चल रही है। आज ही, अब से चंद मिनट पहले, सलमान खुर्शीद को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ताकि सलमान खुर्शीद इस पूरे मामले पर एक बेबाक राय रख सकें। यह मामला चूंकि कोर्ट में है, इसलिए इस पर कोर्ट के आधार पर टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन अगर सरकार यह मामला उठा रही है, और सरकार से मेरा मतलब है बीजेपी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, तो चलिए माना कि अगर आप ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हां कर भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हम सब यहां जो लोग बैठे हैं ये मानते हैं कि ट्रिपल तलाक एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है? क्या हम मानते हैं कि ट्रिपल तलाक का पालन ठीक उसी तरीके से हो रहा है जिस तरह से कुरान में उसकी व्याख्या की गई है? क्या हम मानते हैं कि ट्रिपल तलाक का बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है हमारे समाज में? क्या हम मानते हैं कि ट्रिपल तलाक की वजह से एक बड़ी आबादी प्रभावित नहीं हो रही? अगर आप मानते हैं कि ट्रिपल तलाक बहुत अच्छी व्यवस्था है, अगर आप मानते हैं कि ट्रिपल तलाक ठीक वैसे ही उसका पालन हो रहा है जैसा कि कुरान में है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए।
फिर ये मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा? जाहिर सी बात है कुछ लोगों को इसे लेकर दिक्कत है। ऐसे में एक डेविल्स एडवोकेट के तौर पर अगर मैं आपके सामने ये बात कहूं कि आप ये कहें कि ठीक है, ट्रिपल तलाक जिस तरीके से उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिस तरह से कई मौलवी उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा है, इस पर आप रोक लगा दीजिए। लेकिन कोर्ट में यह मामला है, आप इसे कोर्ट पर रहने दीजिए, इसे आप चुनावी मुद्दा मत बनाइए। मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि अगर कोई आदमी आक्रामक रवैया इख्तियार करता है और आक्रमण करने का जो वजूद है वो आप उससे छीन लीजिए, तो फिर वो आपसे क्या कहेगा? अगर आज ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश की जाती है, मुसलमान समाज को घेरने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है इससे महिलाओं का बड़ा दमन हो रहा है, आप मुद्दा छीन लीजिए ना उनसे, कहिए कि भाई ठीक है, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, आप इसका डेटा सामने रखिए, आप कोर्ट में इस पूरे मामले पर लेकर चलिए और कोर्ट निर्धारित करे कि ट्रिपल तलाक सही है या गलत। और अगर कोर्ट ये मानता है कि ट्रिपल तलाक गलत है तो गलत सही, और हम इसमें सुधार की गुंजाइश को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा समाज जिसमें मुस्लिम महिलाओं को वो तमाम हक दिए गए हैं बुनियादी तौर पर आज से 1500 साल पहले, जो बाकी अन्य समाजों में नहीं दिए गए थे, तो उसके लिए तो बेहतर है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर हम एक आम राय कायम कर लें। जाहिर सी बात है अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे पर लेकर मुसलमानों पर संकीर्णता का आरोप लगा सकता है? यह सवाल मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आखिरकार वो मुद्दा हम दे ही क्यों किसी को जिसके दम पर कोई हमें प्रताड़ित करे? आखिर हम वो मसला क्यों सामने रखें? अभी हमारे कुछ स्पीकर्स ने बात कही, बूचड़खानों की बात कही गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बूचड़खानों पर जो नियम है उस नियम को पालन करने के नाम पर जो कदम उठाए वो सामने है आपके। लोगों के रोजगार जाते हैं इससे, इसमें कोई शक नहीं है, दिक्कतें हुई, कोई शक नहीं है। मैंने अपने चैनल पर कई स्टोरीज चलाई जिसमें कि कई शादियां नहीं हुई, लड़कों ने शादियां तोड़ दी क्योंकि बीफ जो है वो परोसी नहीं जाएगी उस शादी के बाद। जाहिर सी बात है ये बहाने हैं, लेकिन अगर आप योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठाएंगे तो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि योगी सरकार कानूनन अपने फैसले को सही कर रही है, कानून जो है उसी का पालन किया जा रहा है। लेकिन अब यहीं पे मैं आपके सामने एज डेविल एडवोकेट एक और चीज रखना चाहता हूं। उस कानून का पालन करने के लिए जिस रास्ते का इख्तियार किया जा रहा है उस रास्ते के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं आप कहते कि आप बूचड़खाने बंद करने की बात कहते हैं जो गैर कानूनी है, बिल्कुल सही है, लेकिन बूचड़खाने खोलने के प्रोसेस जो है उसको तो स्ट्रीमलाइन कीजिए। ऐसा क्यों है कि 1.5 साल लग जाते हैं एक बूचड़खाने का लाइसेंस लेने के लिए? ऐसा क्यों है कि उस लाइसेंस के साथ साथ जो तमाम प्रावधान बनाए गए हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए? क्यों नहीं आप लोन मुहैया कराते हैं सरकार के तौर पर ताकि लोग अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें? आवाज इस बात पर क्यों उठे कि आप लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हैं? आवाज इस बात पर उठनी चाहिए कि आप वो रास्ता दीजिए जिसके जरिए हम अच्छी जिंदगी जी सकें। मैं ये नहीं कहता कि कानून अपने आप में सही या गलत होते हैं, कानून हमेशा एक परिवेश में बनाए जाते हैं। सफाई होनी चाहिए, अच्छी मीट हम सबको मिलना चाहिए ताकि हम वो खा सकें। जो प्रोविजंस बनाए गए हैं बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ जो तमाम पैराफिनीलिया है वो गलत है। उस पैराफिनीलिया पर आवाज उठानी चाहिए। क्यों एक सप्लाई इंस्पेक्टर आए और एक आदमी से 10,000 रुपए ले जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक दुकान खोल रखी है? क्यों नहीं उसका वीडियो बनाकर उसे आप व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करके कहते हैं कि योगी सरकार इसका जवाब दो, ये आदमी घूस लेकर पैसे कमा रहा है और ये हमारी रोजी रोटी पर सबसे बड़ा हाथ डाल रहा है। मैं आपके सामने इस तरह के और कई मसले सामने रख सकता हूं। अपने कई टेलीविजन डिबेट्स में मैंने ये पाया कि लोग कहते हैं या ये भाव निकलता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों से, हम सब इसी देश की पैदाइश हैं, हमारे हक उतने ही हैं जितने किसी और के हो सकते हैं जो इस देश में पैदा होता है। कोई किसी के साथ भेदभाव क्यों कर सकता है और कैसे कर सकता है? क्या इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हम सिर्फ डर के मारे अपने आप को एक फेयर साइकोसिस में एक कमरे में बंद कर दें? क्योंकि यही तो कोशिश है। आज जो राजनीतिक परिवेश है उस पर अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इट इज द रेन ऑफ फियर साइकोसिस अनलीश्ड बाय मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स। आज एक दौर है जिसमें कोशिश की जा रही है समझाने की
मेजॉरिटी हिंदूज को कि आप खतरे में हैं, और आप खतरे में इसलिए हैं क्योंकि एक माइनॉरिटी आपको ओवरटेक कर लेगी, जो कि असंभव सी स्थिति है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज हम सबके बीच में है, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। चाहे कुछ भी कोशिश कर लीजिए, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन रेट कितनी भी बढ़ा दीजिए, मुसलमान और हिंदुओं की आबादी बराबर कम से कम अगले 100 साल में नहीं हो सकती। तो फिर किस बात का डर है हिंदुओं को? किस बात का यह डर बैठाया जाना चाहिए हिंदुओं के दिमाग में? क्यों यह डर बैठाया जाता है कि आज मुसलमान बहुत अग्रेसिव है, बहुत आक्रामक है, और इसलिए उस आक्रामकता को रोकने के लिए उनकी आबादी कम कर देनी चाहिए? आबादी कम तो हो ही नहीं है। यह डेटा हर किसी के पास है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ थी, जिसमें डिक्रीज आया है, मुसलमानों के जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कहीं ज्यादा है बजाय हिंदुओं के। लेकिन हिंदुओं में सबसे बड़ी बात यह है कि आज वहां पर पढ़ाई लिखाई की वजह से, चूंकि वहां पर आर्थिक तौर पर वो ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए ये समझ है कि अगर आपके पास कम बच्चे हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए वहां पर वो समझ ज्यादा है। मुसलमानों में जैसे ही पढ़ाई और उसके साथ साथ आर्थिक विकास होगा, ये समझ मुसलमानों में भी होगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है मुसलमान भी इस बात को समझेंगे। लेकिन इसी बात को एक मुद्दा बना दिया जाता है, और इस मुद्दे को आपके सामने रख दिया जाता है कि मुसलमान दरअसल बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदुओं को घात लगाकर मार डालना चाहते हैं। आप इस मुद्दे को उनसे छीन लीजिए ना। आप कोशिश कीजिए ना कि कैसे हम तरक्की करके आगे बढ़ सकें। क्यों ऐसा हो कि हम हर चीज पर एक दक्यानुसी अप्रोच बनाकर चलें कि हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है? भला कौन कर सकता है छेड़छाड़ किसी धर्म के साथ? इस देश में कानून से बढ़कर, संविधान से बढ़कर कोई है क्या? कोई सरकार आ जाए, क्या किसी सरकार में इतनी हिम्मत हो सकती है कि संविधान के पूरे परिधान को बदल दे? जाहिर सी बात है यह असंभव सी स्थिति है। लेकिन जब बातचीत होती है, चुनावी मुद्दे होते हैं, उस वक्त इस तरह की चीजों को हवा देकर एक भय का माहौल तैयार किया जाता है, और इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। इस पॉलिटिक्स को समझना सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई व्यक्ति, गांधी जी की बात मैं आपके सामने रखता हूं, गांधी जी का यह कहना कि आप मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारिए, मैं दूसरा आगे कर देता हूं, इसका मतलब कमजोरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं खुद इतना कन्विंस्ड हूं, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए प्रताड़ित करना चाहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह खड़ा। यह बात समझने की है। क्यों माने हम कि आज माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स आखिरकार है क्या? क्या हम हिंदुओं और मुसलमानों में किसी और तरह का कोई भेदभाव है? क्या नौकरियां पाने में कहीं कोई दिक्कत है? और अगर दिक्कत है तो उसके खिलाफ आवाज क्यों ना उठाई जाए? सरकार की जो तमाम नीतियां हैं जिसके जरिए बेनिफिट्स मिलने चाहिए, अगर उसमें कहीं दिक्कत है तो उसके खिलाफ आवाज क्यों ना उठाई जाए? जिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट को लेकर यूपीए सरकार और अब एनडीए सरकार लगातार बातें करती है, उसकी इंप्लीमेंटेशन की आवाज क्यों नहीं उठाती आज ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज के तमाम हुक्मरान? आखिरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा, तब जब तक आपके हाथ में पैसा नहीं है, जब तक आपके हाथ में तालीम नहीं है, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। और अगर तरक्की नहीं कर सकते तो आपकी आवाज का कोई मतलब नहीं है। आप चिल्लाते रहिए अंधेरे में, बेयबान में, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। जरूरत इस बात की है कि कम से कम ये समझें कि पॉलिटिक्स आज हम सबों को बांट रही है, और बांटने के ये मुद्दे को अगर आप उनके हाथ से छीन लेते हैं तो फिर कोई आपके हक को आपसे नहीं छीन सकता। ये देश उतना ही हिंदुओं का है जितना मुसलमानों का है। इस बात को कहने से नहीं, इस बात को महसूस करना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।